बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था डिटेल से कि वर्क क्या होता है। वर्क की आगे टाइप्स कौन सी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क हमने ग्रेविटेशन में देखा था। तो आज हम एनर्जी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ेंगे। तो एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं कि एनर्जी होती क्या है। इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इवन दे हैव द सेम यूनिट द जूल। अब वो कहता है कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो किसी जिस्म की एबिलिटी होती है कि वो कितना वर्क कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक हैवी पर्सन है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब अगर एक चीज़ है वो वीक पर्सन है तो वो कम वर्क कर सकेगा, उसके पास कम एनर्जी होगी। अब वो कहता है कि ये हमारे पास इंटरचेंजेबल हैं और इसलिए दोनों का हमारे पास यूनिट भी सेम है, और वो यूनिट कौन सा है, वो है जूल। जूल क्या है? जूल दोनों का एसआई यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल में दोनों का यूनिट जूल है। आगे चलते हैं, हमारे पास एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है। इट कुड बी वन ऑफ टू टाइप्स आर देयर सम। अब मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आगे दो एनर्जीज में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी दो एनर्जीज हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ फ्रॉम अ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टू टाइप्स। अब पोटेंशियल एनर्जी को मज़ीद इसने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास एक आती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड आती है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं फर्दर वन बाय वन इनको कि ये क्या होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसी चीज़ की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, कोई बॉडी अगर ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर कोई बॉडी स्लो मूव कर रही है तो उसके पास कम एनर्जी होगी। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि ये फार्मूले से किस तरह रिलेट करते हैं इस बात को। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ ऑफ एम वी स्केयर। ये इसका फार्मूला है। अब m क्या है? ये आपके पास मैस है। v क्या है? ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसीलिए चूंकि एक्सप्रेशन में आपके पास वेलोसिटी आ रही है काइनेटिक एनर्जी के, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये किसी चीज़ की एनर्जी मोशन की वजह से जो होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है हमारे पास कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि हमारे पास वर्क है। वर्क इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं। अब ये किस तरह रिलेटेड हैं इनको हम देख लेते हैं। अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? जूल होता है। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि आपके पास बराबर होती है हाफ ऑफ एम वी स्केयर, तो चूंकि हाफ तो कांस्टेंट है, उसका यूनिट नहीं होता। मैस का यूनिट आपके पास किलोग्राम हो गया। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है आपके पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब जब हमने स्क्वायर ले लिया इसका तो हमारे पास स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 मीटर आ जाएंगे और 2 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएंगे। सो वेलोसिटी का जब हम इस सारे को मिलाते हैं तो आपको पता है ये हमने देखा था कि जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन। तो ये 1 मीटर यहाँ पे आ गया। 1 मीटर आपका न्यूटन की डेफिनेशन में चला गया। 1 न्यूटन आपके पास बच गया, 1 मीटर आपके पास बच गया। तो ये ओवरऑल न्यूटन मीटर बच गया। तो न्यूटन मीटर जो आपके पास ओवरऑल यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका जूल के बराबर होता है। सो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? वो जूल है। अब हम कहते हैं कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हमारे पास एक है प्रॉपर कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क आपस में किस तरह रिलेटेड है। ये एक थ्योरम हम इसको है उसको पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन वर्क इज डन बाय अ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the only change in the object is its speed, the work done is equal to the change in the object's kinetic energy। वो कहता है कि जब किसी जिस्म पे कोई वर्क लगता है और उस वर्क के नतीजे में उस पे फोर्स एक्ट करती है, तो फोर्स की वजह से उसमें की जो वेलोसिटी तब्दील अगर होती है कि पहले फॉर एग्जांपल स्लो मूव कर रहा था फिर वो तेज़ी से मूव करने लगा है,
तो उसकी अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आएगी उसको हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में इतनी चेंज आई है। सो हम कहेंगे कि नेट वर्क क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास EXT से क्या मुराद है हमारे पास, कि वो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क है, आपने एक्सटर्नली उस पर फोर्स लगाई है। वो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। F स्टैंड्स फॉर हेयर, F सब्सक्रिप्ट जो है आपके पास, वो आपके पास क्या बता रहा है, सब्सक्रिप्ट वो आपके पास बता रहा है फाइनल पोजीशन को, और जो आई है वो आपके पास बता रहा है इनिशियल पोजीशन को। अब आप कह सकते हैं कि स्पीड विल इंक्रीज इफ़ वर्क इज़ पॉजिटिव। अगर आपके पास स्पीड बढ़ गई है तो हम कहेंगे कि वर्क ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वर्क हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपके पास स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्यों नेगेटिव होगा, इसको हम इसी इक्वेशन से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास स्पीड इंक्रीज़ हुई है, स्पीड जब इंक्रीज़ हुई है तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल कम है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर आपके पास स्पीड डिक्रीज़ हुई है तो फाइनल आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ होगी, और आपके पास जो इनिशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कम से ज़्यादा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो आपके पास वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब वो कहता है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज द अमाउंट ऑफ वर्क द मूविंग ऑब्जेक्ट कुड डू इन कमिंग टू रेस्ट। अब वो कहता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये भी हो सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो अपनी मोशन में है, आपने क्या करना है, उसको रेस्ट पोजीशन में लाना है। तो उसको रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। द मूविंग हैमर हैज़ काइनेटिक एनर्जी एंड डू वर्क ऑन द नेल। फॉर एग्जाम्पल, नेल है आपका, कील आपने लगाना है। अब हैमर की जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, उसको जितनी एनर्जी है हैमर की, हैमर क्योंकि मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो आपकी कील पे लगती है। तो कील क्या करता है, उसकी मोशन को रोक देता है। जब आप एक दफ़ा इस पे ज़रब लगाते हैं तो वो उस टाइम आपकी क्या होती है, आपका हैमर रुकता है। इट मीन फॉर इंस्टेंट, इट मीन कि आपने जितनी एनर्जी दी वो सारी क्या हुआ, कील ने अब्जॉर्ब कर ली। और वो क्या, हम अभी यही जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसी की एलेबोरेशन है यहाँ पे, कि किसी चीज़ की एनर्जी जो कि मोशन में होती है उसको अगर आपने रोकना है तो उसको रोकने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड हमने कौन सी टाइप पढ़ देखी थी, सेकंड हमने देखी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द सम सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो कहता है आपके पास अगर कोई सिस्टम है, वो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी हाइट पे पड़ा हुआ है। अभी देखो, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो देखा था कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी में है, किसी हरकत में है, तो उस टाइम जो एनर्जी थी वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अभी जो आपके पास एनर्जी होगी जो हाइट की वजह से होगी, जो उसकी पोजीशन की वजह से होगी, वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, नॉट द ऑब्जेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिस हाइट पे सिस्टम होगा आप एनर्जी अपनी उस रेस्पेक्ट से देखोगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी वो नहीं मैटर कर रही। A system is a collection of objects interacting via forces or processes that are internal to the system. अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी उसने कहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ऑब्जेक्ट की नहीं है। अब नीचे उसने सिस्टम को डिफाइन कर दिया कि सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो सिस्टम वो कहते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फोर्सेस की एक्सचेंजिंग हो रही होती है। तो ओवरऑल जो उसके अंदर होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उसमें फोर्सेस का जो इंटरचेंज हो रहा होता है, इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास, आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो दो टाइप्स की थी। पहली हम देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the energy associated with the relative position of an object in space near the earth's surface। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल चीज़ ये बता दूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ग्रेविटी,
ग्रेविटी नाम से भी जाहिर है कि ऐसी एनर्जी जो आपकी ग्रेविटी की वजह से होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटी किस चीज़ पे एक्ट करती है? जो चीज़ भी आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी उस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो उस टाइम जो उसकी एनर्जी होगी हाइट पे उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद द अर्थ थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हैं वो खींचे आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं अर्थ की तरफ, किस वजह से? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी इज़ फॉर द अर्थ्स ऑब्जेक्ट सिस्टम। अगेन वो आपको वही बात समझा रहा है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बेसिकली वो अर्थ का और ऑब्जेक्ट का आपस में एक सिस्टम है जिसकी वजह से होती है। तो ये बात पिछली भी क्लियर हो गई कि ये ऑब्जेक्ट की अलग नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या है, दो चीज़ें आ रही हैं आपकी। जिस तरह इसने यहाँ पे कहा था, इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें मिली हैं, एक अर्थ, एक आपके पास ऑब्जेक्ट। तो दोनों के मिलने की वजह से आपकी ओवरऑल जो एनर्जी बनी है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका हमने रेफरेंस लेवल कौन सा लेना है। रेफरेंस लेवल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी रेफरेंस लाइन को आप कह सकते हैं, आप इसको डाटम लाइन भी कह सकते हैं, जहाँ पे वो चीज़ ज़ीरो होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रेफरेंस है। तो कहते हैं व्हेन एवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैंशनड देयर शुड बी अ चूजन रेफरेंस लेवल relative to which the energy must be studied। वही बात कर रहा है कि जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी हो तो आपने एक रेफरेंस ले लेना है। वो रेफरेंस क्या करेगा, उस रेफरेंस से आपने आगे देख लेनी है अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो आप कहेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट मेरे रेफरेंस से इतना अबव है, ये इतना बिलो है, तो इस टाइम इसकी इतनी पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या इतनी नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। mg इज़ द वेट एंड h इज़ द हाइट। अब ये जो इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा है GPE स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो mg w इज इक्वल टू mg वेट आपका एंड h इज़ हाइट। वर्क एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको जो वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की किस तरह फॉर्म है। तो इसने सबसे पहले आपको दिखाया कि वर्क ग्रेविटी की वजह से जो होता है वो होता है mgh। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि ऊपर बुक जो है वो आपकी यहाँ पे आप देखें तो y1 लिखा हुआ है, I मीन इनिशियल डिस्टेंस। सेकंड आप देखें तो आपको yf है, बुक आपकी एट फाइनल पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव क्यों आएगी? क्यों कि जो ऊपर वाली चीज़ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे पड़ी हुई है। जो चीज़ नीचे आ गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई क्योंकि उसकी हाइट कम हो गई। तो जब कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि फाइनल अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, इसलिए ये नेगेटिव रिजल्ट आए। दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू इन बोथ केसेस इफ़ द बॉडी इज़ फॉलिंग और मूविंग अपवर्ड। वो कहता है कि अगर आप अपवर्ड भी मूव कर रहे हो तो तब भी हमारे पास आपके पास ये केस सेम होगा, लेकिन आपके पास ये वाला साइन अपोजिट हो जाएगा जब आप अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। अपवर्ड क्यों मूव कर रहे होंगे? क्योंकि आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपके पास ये जो इनिशियल एनर्जी होगी वो फिर क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और फाइनल क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा में से आप कम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। सॉरी, ज़्यादा में से कम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप यही सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं, फाइनल अगेन इसी को लेते हैं और इनिशियल इसको लेते हैं, तो फिर आपके पास रिजल्ट सेम नेगेटिव आएगा। आगे आपके पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। हम इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं अपना। द वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि आपके पास जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मेन टू से ओवरऑल एनर्जी आपके पास कंजर्व रहती है वर्क एनर्जी थ्योरम में। अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है। वो कहते हैं रेफरेंस लेवल्स फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने कौन से लेने हैं। अ लोकेशन वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मस्ट बी फॉर ईच प्रॉब्लम।
अब वो कहते हैं कि आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपने क्या करना है, अपने रेफरेंस लेने हैं। रेफरेंस आपने किस तरह लेने हैं कि आपने जो रेफरेंस ले लिया आपने उसको ज़ीरो कंसीडर करना है और उसके हिसाब से आपने बाकी जो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन होगी उस पे आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वो कहता है द चॉइस इज़ आर्बिट्रेरी सिंस द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। वो कहता है आप रेफरेंस कोई भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आई है। चूज़ अ कन्वीनियंट लोकेशन फॉर द ज़ीरो रेफरेंस साइट, ऑफन द अर्थ सरफेस मे बी सम अदर पॉइंट सजेस्टेड बाय द प्रॉब्लम। वो कहते हैं मोस्टली हम जो अर्थ की सरफेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं कि जो चीज़ हमारी अर्थ पे आ जाएगी वो हमारे पास ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उस रेफरेंस से हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू इन एवरी केस। आप लोग कभी कभी अपने ग्राउंड लेवल का जो आपका डाटम पॉइंट होगा यू कैन वेरी दैट, आप उसको तब्दील कर सकते हो अपनी पोटेंशियल एनर्जी का डाटम जिस रिलेटेड जिस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कन्वीनियंस होगा आप वही लोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम अर्थ को हम लेते हैं अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डाटम सोर्स। आगे वो कहते हैं हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस तरह होती है। कंजर्वेशन इन जनरल टू से अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इज टू से दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब कंजर्व का मतलब ये होता है कि आपके पास ओवरऑल चीज़ कांस्टेंट रही, इसने में तब्दीली नहीं आई। मीन टू से अगर आपके पास एक चीज़ की एनर्जी 20 है तो थोड़ी देर बाद भी उसकी एनर्जी बेशक किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए लेकिन 20 की 20 ही रहे। मीन कि फिगर उसका चेंज ना हो, उसकी जितनी फिजिकल उसकी क्वांटिटी है उतनी ही रहे, उसको आप कहेंगे कि एनर्जी क्या है हमारे पास कंजर्व है। इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके लिए आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि आपका सिस्टम क्या है वो आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड कौन सा होता है कि जो कि आप जिस पे बैरूनी आपके पास फोर्सेस जो हैं उनका अफेक्ट ज़ीरो हो, दैट इज़ कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। जब बैरूनी फोर्सेस का अफेक्ट ज़ीरो होगा तो अंदर जो उसकी सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, वेदर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। अब लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, एक फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। तो इनिशियल जो होगी वो आपके पास काइनेटिक भी होगी, इनिशियल पोटेंशियल भी होगी। इसी तरह इनिशियल फाइनल आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अदर टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस कैन बी एडेड टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन। अब वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अलावा हम एनर्जी की और भी बहुत सी फॉर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं जब आप अपना जिस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेके चल रहे हैं तो आपने इन दोनों के कंजर्वेशन को देखना है। अगर आप इसमें साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी लेख रहे हैं तो दोनों तरफ आपने वो एनर्जीज भी इनिशियल कंडीशन पे भी लेनी होगी और आपने फाइनल कंडीशंस पे भी लेनी होगी, ताकि आपको ओवरऑल ये आइडिया क्लियर हो जाए कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसने क्या कहा है। सपोज अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी उसने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी उसने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। क्यों पॉजिटिव लिखा, क्योंकि फॉल करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी क्योंकि वो डिक्रीज होती है। अब चूंकि उसने कहा कि हमारे पास सिस्टम कंजर्व है तो इसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज इक्वल टू रख ली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस उसी तरह आया पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनल वो नेगेटिव हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो इनसाइड है वो आपको पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो आपकी इस तरफ आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थी ये उस साइड पे जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इन अदर वर्ड कि फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या हो यहाँ पे कंजर्व रहेगी। और जब आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उस टाइम कौन सी बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपने अपना एक सिस्टम डिफाइन करना है कि मेरा सिस्टम कौन सा होगा। फिर आपने क्या करना है, अपनी लोकेशन बतानी है कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डाटम लाइन कौन सी है, कहाँ से आप ज़ीरो रेफरेंस ले रहे हो।
फिर आपने उस रेफरेंस से बाकी एनर्जीज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। थर्डली आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मूव्स बिटवीन। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी मोशन आप ऑब्जर्व करोगे कि ये ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में फॉर एग्जांपल डिक्रीज होता है, जब ये नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता है। तो आपने क्या करना है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, सिस्टम डिफाइन करना है, डाटम लाइन डिफाइन करनी है, थर्डली आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है कि आप किस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो। फिर आपने क्या करना है कि आपने कंजर्वेशन को आपने वेरीफाई करना है, सारी एनर्जी जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको वेरीफाई करोगे। फिर आप उस पर क्या करोगे, इक्वेशन पुट करोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पुट कर सकते हैं। फिर जो चीज़ अगर कोई रेफरेंस पे पहुंच गई तो उसको आप जीरो ले सकते हैं, और फिर आपके पास जो चीज़ अननोन है वो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेथड था पीछे कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं। जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आपने ये 6 स्टेप्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। आगे आपके पास आ जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में, उसको हम क्या कहते हैं। वो कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर्ड होती है उसको हम हुक्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। हुक्स ने क्या कहा था कि आपके पास जो फोर्स होती है वो होती है F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये नीचे चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी हैं। F क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या होगा, जितना स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसके अपोजिट होगी। और के क्या है हमारे पास, कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। आगे जाके हम देख लेते हैं कि ये किस तरह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसको हम रिलेट करते हैं। तो कहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। सो फोर्स आपके पास थी माइनस के एक्स, जब आप डिस्प्लेसमेंट का एवरेज लेते हो तो वो आपके पास एक्स के बाई टू हो जाता है, एक्स बाई टू हो जाता है। एक्स बाई टू क्यों होता है, क्योंकि पहले आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट है, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स करोगे तो एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले ली, आपके पास क्या आई, एक्स स्क्वायर बाय टू। यहाँ पे आपने साइन ओमिट कर दिया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव साइन है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी जो फोर्स है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट है। क्यों, कि स्प्रिंग कोशिश करता है कि वो ना खींचे और आप लोग फोर्स लगाते हो कि वो खींच जाए। सो आपकी जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मीन डिस्प्लेसमेंट आपको अपोजिट से, मीन कि स्प्रिंग क्या करता है, वो पुल ना होने की ट्राई करता है और आप उसको पुल कर रहे होते हो, तो ड्यू टू दिस रीजन ये अपोजिट है, वहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आया था। अब वो कहते हैं हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम को हम इसको मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं स्प्रिंग की फॉर्म में। तो पहले आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, अब आप उसके साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड कर लोगे। ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट्स ये फाइनल भी हो सकती है आपकी, ये इनिशियल भी हो सकती है आपकी, क्योंकि जब स्प्रिंग आपके पास इनिशियल पोजीशन पे है तो ये आपकी इनिशियल, आप कह सकते हैं कि ये आपके पास इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब आपके पास स्प्रिंग एक फाइनल पोजीशन पे है तो आप उस टाइम उसकी जो एनर्जी होगी फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये आप तीनों का चेंज को ऐड अप कर सकते हैं। तो तीनों की आप फाइनल पोजीशंस को एक साइड पे ले जाएं, तीनों के इनिशियल पोजीशंस को एक साइड पे ले जाएं, तो यू कैन से कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द इनिशियल। यहाँ पे वो यही काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक की इनिशियल एक साइड पे वो ले गए और फाइनल वाली सारी वो एक साइड पे ले गए। तो ये सारी क्या है, ओवरऑल ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। सो यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी आपके पास अब फाइनल भी इतनी ही है और इनिशियल भी इतनी है। तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी ओवरऑल आपके पास कंजर्व रही। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि एनर्जी ट्रांसफ़र एक तरह से दूसरी तरह में किस तरह हो सकती है, ट्रांसफ़र करने के सोर्स कौन कौन से हैं, एनर्जी ट्रांसफरिंग किस तरह हो सकती है। पहले तो है आपका वर्क। अब आप किसी चीज़ पे वर्क अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब फॉर एग्जांपल किसी आप ब्लॉक है, ब्लॉक एक साइड पे पड़ा हुआ, आप उसको पुश करते हो तो वो उसकी एनर्जी क्या होगा, अपनी जो एनर्जी है वो ब्लॉक को ट्रांसफ़र हुई और ब्लॉक ने क्या किया, मूवमेंट कर ली। तो एनर्जी आपकी वर्क के थ्रू क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई। सेकेंडली आपके पास आ जाते हैं हीट। आप किस चीज़ को हीट दे के उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हो, जिस तरह हम की अपनी टी बनाते हैं। सो ये इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। थर्डली आपके पास आ जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, आपकी स्प्रिंग के अंदर भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं, जिस तरह माइक्रोवेव ओवन होता है आपके पास। तो इस तरह आप मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट तरीक़ों से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपना वाटर गर्म कर सकते हैं, आप अपने हीटर के साथ इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के ज़रिए आप अपनी हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं।
मीन टू से आप एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। आप हेयर ड्रायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, देन उसका जो पंखा रोटेट कर रहा होता है, इट मीन आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, और देन आप उससे अपना फर्दर काम ले रहे होते हैं, चाहे आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है, वॉट एवर जो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। फिर आपके पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है। आप अपने बल्ब को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से जो एनर्जी हो सकती है। ये आपके पास लाइट की फॉर्म में हो सकती हैं, ये माइक्रोवेव्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ये रेडियो वेव्स की फॉर्म में हो सकती हैं। जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं मोबाइल्स के, वो हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या हुई, कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को समराइज़ कर रहा हूँ जस्ट एक दो स्लाइड में। हमने इतनी जो चीज़ें पढ़ी उसके बारे में मैंने नोट्स क्या बनाए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। If the total energy of the system does not remain constant, the energy must have crossed the boundary of some mechanism. अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फिर आपकी एनर्जी कहाँ गई, वो आपकी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चली गई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एनर्जी ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ज़ीरो नहीं होती, बल्कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकती है। अगर विद इन सिस्टम है तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई आपके इश्यूज़ या इसमें कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर अपने ख्यालात दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।